इन्वेस्टर्स को लगता है लार्ज कैप रिटर्न्स कम देते हैं, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है और मिड कैप कहीं ना कहीं बीच में है, बट पता नहीं उसमें रिटर्न बनेगा कि नहीं। अगर मैं आपको बता दूं एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मार्केट को देखते हुए कब हमें लार्ज कैप में बैठना है, कब हमें स्मॉल कैप में बैठना है, कब हमें मिड कैप रखना है या तीनों के साथ में कितना अलोकेशन रखना है, तो कैसा होगा। और अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने मिले तो क्या होगा। यस, यू गेस इट राइट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर के पास राइट्स होते हैं टू डिसाइड विद द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कि मार्केट को देखते हुए कब हमें कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमें लार्ज कैप में कितना अलोकेशन रखना चाहिए, कब हमें स्मॉल कैप में कितना अलोकेशन रखना चाहिए। और समय के साथ और बढ़ते मार्केट के साथ फंड मैनेजर्स उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स के नाम हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है और कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न दिया है। अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर है जो सोच रहे हैं कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में कोई फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसके बाद आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लैरिटी में बदल जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट्स विद द बेसिक एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज फ्लेक्सी कैप फंड। देखो, सेबी डिफाइन करता है कि फ्लेक्सी कैप फंड एक डायनामिक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें 65% का इक्विटी होना जरूरी है। बट ये 65% इक्विटी कहीं पे भी किसी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट किया जा सकता है और कहाँ इन्वेस्ट करना है ये फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे। अब बात ऐसी है ना कि नवंबर 2020 में पहले हुआ करता था ये मल्टी एसेट फंड, बट सेबी ने उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया कि भैया मल्टी एसेट फंड में अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप फंड 25-25-25% इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज़ में होना मैंडेटरी है। बट कभी अगर फंड मैनेजर के कॉल के हिसाब से, जिसे ड्रॉडाउन स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, कि लार्ज कैप में बैठना एक अच्छा या एक स्ट्रेटेजिक कॉल हो सकता है, तो इसीलिए मल्टी एसेट फंड से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को डाइवर्ट करके नवंबर 2020 में फ्लेक्सी कैप फंड्स लॉन्च कर दिए गए। और फ्लेक्सी कैप फंड्स का एक ही क्राइटेरिया था कि अक्रॉस एनी अलोकेशंस और अक्रॉस एनी मार्केट कैप किसी भी तरह का फिक्स प्रपोर्शन नहीं होगा। जो कॉल है वो पूरी तरह फंड मैनेजर पे डिपेंड करेगा कि क्या पूरी तरह फंड मैनेजर उसको लार्ज कैप रखना चाहते हैं, मिड कैप रखना चाहते हैं, स्मॉल कैप रखना चाहते हैं या तीनों का मिक्स रखना चाहते हैं। अगर मैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन की बात करूं तो इसे इस तरह से समझो कि भैया मल्टी कैप एक थाली है जिसमें आपको फिक्स पोर्शन मिलेगा, एक रोटी, एक कटोरी दाल, एक कटोरी चावल, एक कटोरी सब्जी। बट अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो इसे इस तरह समझो कि भैया ये एक फाइन डाइन वाले शेफ है जो डिसाइड कर सकता है कि आपको सिर्फ चाइनीज़ खिलाना है, आपको सिर्फ थाई खिलाना है, आपको सिर्फ इटालियन खिलाना है। इट इज़ एट देयर चॉइस। नाउ द सेकंड थिंग इज कि हाउ एग्जैक्टली द मैनेजमेंट ऑफ दिस फ्लेक्सी कैप फंड वर्क्स। देखिए, अभी अगर मैं बात करूँ नीलेश सुराना के मिराई एसेट वाले या उनके जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे उसमें यही पता चला है कि मोस्टली फंड मैनेजर 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। पहला होता है वैल्यूएशंस। फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि क्या अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वैल्यूएशन हमें एक्सपेंसिव मिल रहे हैं या चीप मिल रहे हैं। अगर मान लो उन्हें लार्ज कैप अगर अंडर वैल्यूड लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स को वो ओवरवेट कर लेंगे और मिड कैप, स्मॉल कैप को रिड्यूस कर देंगे। उसी के साथ अगर उन्हें कभी लग रहा है कि मार्केट एक अच्छे बुल रन में है तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में स्वीट स्पॉट ढूंढ के ज़्यादातर उसमें अलोकेशंस बढ़ा देंगे और लार्ज कैप को कम कर देंगे। इसी के साथ इतना ही नहीं बल्कि और ऐसे 3 फैक्टर्स है जिसपे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फंड मैनेजर्स कॉल लेते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज वैल्यूएशंस, कि क्या स्टॉक्स हमें चीप लग रहे हैं या रिलेटिवली एक्सपेंसिव लग रहे हैं। सेकंड होता है ग्रोथ पोटेंशियल, कि एस्टीमेट्स के हिसाब से अगले समय में फॉर नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स ग्रोथ हमें कहां से आने की संभावनाएं है। थर्ड है रिस्क रिवार्ड रेशो, अगर मैं इस समय पे वो स्टॉक को बाय करने की कोशिश करूं तो रिस्क के आगे मेरा रिवार्ड कितने फेवर में है। और ये 3 चीज़ें जब मिला के एक पॉइंट पे आती है तब बनता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि किस सेक्टर में या किस मार्केट कैप में उन्हें कितना इन्वेस्ट करना है। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो फ्लेक्सी कैप फंड में ज़्यादातर फंड्स 50 to 70% अलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में ही रखते हैं। और हाँ, बहुत कम समय ऐसा होता है कि ये लार्ज कैप का अलोकेशन रिड्यूस होकर 40 to 30% तक आता है, अनलेस हम एक बहुत अच्छे बुल रन में नहीं है। एंड दैट्स व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग इन द फॉलिंग मार्केट्स एंड इंक्रीजिंग इन द बुलिश मार्केट्स कम्स फ्रॉम। अब यहाँ बात करते हैं रिस्क की। देखो, देर आर 4 मेजर रिस्क व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन फ्लेक्सी कैप फंड।
फर्स्ट होता है मैनेजर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। मान लो कभी ना कभी फ्लेक्सी कैप फंड के नाम पे अगर फंड मैनेजर सिर्फ 80-90% का अलोकेशन लार्ज कैप में बना के बैठे, इट मीन्स इट इज़ नॉट एक्चुअली अ फ्लेक्सी कैप फंड, इट इज़ जस्ट अ अल्टरनेटिव फॉर लार्ज कैप फंड। तो ऐसा हो सकता है कि फ्लेक्सी कैप नाम का सिर्फ फंड है, बट उसके इन्वेस्टमेंट्स या उसके अलोकेशंस अगर आप चेक करो तो वो ज़्यादातर लार्ज कैप में है, और इससे आपके पोटेंशियल रिटर्न्स हैम्पर हो सकते हैं। सेकंड है फंड मैनेजर रिस्क। व्हाट इफ जो फंड मैनेजर आज जिस फंड को चला रहे हैं, जिस ट्रैक रिकॉर्ड को देख के आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अगर वो फंड मैनेजर उस फंड को छोड़ के चले जाए, तो हमेशा फंड का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते समय उसके टेन्योर में कौन से फंड मैनेजर्स उस समय में उस फंड को मैनेज कर रहे थे ये भी देखिए, क्योंकि फंड मैनेजर के साथ साथ फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी चेंज हो सकती है। तो हो सकता है कि पुराने फंड मैनेजर्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, बट जो नए फंड मैनेजर आए शायद वो उनसे अच्छा बेटर परफॉर्म ना कर पाए। थर्ड इज वोलेटिलिटी रिस्क। यूजुअली ऐसा होता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो फंड मैनेजर मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादातर बैठना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ से एक रैली आने के चांसेस होते हैं। अब इसी समय में आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाता है, और यहाँ तक कि आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी 15 से 20% के नीचे गिर सकती है। अगर आप इस वोलेटिलिटी को झेल नहीं सकते तो शायद फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए सही नहीं है। फोर्थ इज एक्सपेंस रेशियो रिस्क। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड एक मोस्ट एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, यहाँ पे फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज सबसे ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंडेक्स फंड और एनी अदर फंड। सो इसीलिए कभी भी ध्यान रखो कि इस फंड्स के जो एक्सपेंस रेशियो है वो यूजुअली बाकी फंड्स के ऑन एन एवरेज पे ज़्यादातर रहते हैं। सो ऐसा ना हो कि आप अच्छे रिटर्न के चक्कर में ऐसे फंड में बैठे हो जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो आपके रिटर्न्स पूरी तरह खाली कर देगा। द रियल क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी चूज फ्लेक्सी कैप फंड ओवर एनी अदर फंड। क्या फ्लेक्सी कैप फंड मेरे लिए सही है या गलत है? देखो, अगर फ्लेक्सी कैप फंड को मैं लार्ज कैप के साथ कंपेयर करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बुल रन के टाइम पे अपने रिटर्न्स पे हैम्पर करता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप्स आर मोस्टली स्टेबल कंपनीज एंड टेंड टू हैविंग लो रिस्क लो रिवार्ड काइंड ऑफ नेचर। बट व्हेन इट कम्स टू फ्लेक्सी कैप इट इज एक्टिवली मैनेज फंड। सो जब भी बुल रन आता है फंड मैनेजर कैन हैव मोर अलोकेशंस टुवर्ड मिड एंड स्मॉल कैप विच कुड राइज एंड गिव मी मोर पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स। अगर मैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के डिफरेंस और कंपैरिजन की बात करूं तो मल्टी कैप आर फोर्स्ड टू हैव 25% ऑफ अलोकेशन अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, बट वही फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को पूरी तरह फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो मेरा बेनिफिट ये होता है कि व्हेन द मार्केट इज अबाउट टू गो इनटू सम रिसेशन और मार्केट इज अबाउट टू फॉल, ऐसे केस में फ्लेक्सी कैप फंड के ज़्यादातर जो इक्विटीज़ है वो लार्ज कैप में अलोकेट करके हम एक ड्रॉडाउन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जिससे नीचे गिरते समय हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कम गिरेगा। बट हाँ, व्हेन द मार्केट गोज अप, no doubt, multi-cap will provide you more hedging by providing and investing in gold. That is not possible in flexi-cap. But when it comes to return and in bull run, mid-cap and small-cap tends to perform better when it comes to return equability. नाउ द मेन क्वेश्चन कि फ्लेक्सी कैप फंड किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। देखो, मैं जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस और एक बेसिक एक ब्रॉड लेवल एजेंडा है। हर पर्सन, हर इन्वेस्टर अपनी एक डिफरेंट रिस्क और डिफरेंट ओपिनियन लेके आता है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द फंड बेटर होगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। मैं जो यहाँ पे डिस्कस करने चला वो सिर्फ एक ब्रॉडर और एक जनरल स्टेटमेंट है जो शायद आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है या एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। बट अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूँ तो ये फंड उन लोगों के लिए सही है जिनका टाइम होरिजन शायद 5 से 10 साल होने वाला है। एक उन लोगों के लिए भी सही है जो एक एग्रेसिव फंड देख रहे हैं, एक सिंगल फंड देख रहे हैं कि जिन्हें अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना, एक ही फंड चाहिए जो उन्हें डायनामिक अलोकेशन दे सके। सो ऑब्वियसली दिस फंड वुड बी राइट फॉर यू। और हाँ, ये एक फंड ऐसे भी इन लोगों के लिए भी सही है जो मार्केट्स को बहुत एक्टिवली ट्रैक करते हैं, जो उनके फंड मैनेजर्स को ट्रैक करते हैं और उन्हें लगता है कि फंड मैनेजर का एक्टिव मैनेजमेंट एक्चुअली उन्हें एक अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। उन लोगों के लिए भी ये फंड सही है। अब बात आती है कि किन लोगों के लिए ये फंड बिल्कुल भी सही नहीं है। इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर जिसका रिस्क कैपिटाइट लो है, जो वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, आप लोग ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। उसी के साथ अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे सिर्फ कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है, मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें सेफ्टी ऑफ असेट्स बहुत कम है। दिस इज अ हाईली रिस्की फंड एंड इवन इट इज़ अ एक्टिवली मैनेज फंड। तो ऐसे लोगों के लिए ये फंड सही नहीं है। या फिर इफ़ यू आर समवन जिसका रिस्क कैपिटाइट बहुत लो है, आप कोई रिटायर्ड पर्सन हो, आपके पास इनकम कम है, वन टाइम आया हुआ पैसा है, ऐसे आए हुए कैपिटल को आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। और हाँ, फाइनली अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अलोकेशंस होना चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एग्जीक्यूशन चाहिए है, एग्जीक्यूशन सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस,
ये है हमारा एक पीयर कंपैरिजन का डैशबोर्ड। मैं सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एट ऑल अ गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। ये सिर्फ हम एक ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज जानने के लिए एक बेसिक कंपैरिजन करते हैं। इस वीडियो में किया गया कंपैरिजन बिल्कुल भी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। हमने कंपैरिजन के लिया है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक बहुत पॉपुलर फंड है। फिर हमने लिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। फिर हमने लिया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप फंड। हमारे पास UTI और कैनरा फ्लेक्सी कैप फंड, ये दो भी ऑप्शन में थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर बिलो इन द रैंकिंग्स अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड हेंस आई एम नॉट कंसिडरिंग देम राइट नाउ। देखो, अगर रिटर्न्स की बात करूँ ऑन 3 ईयर बेसिस, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें दिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में, विच इज़ 26.1% रिटर्न। अगर मैं सेकेंड हाईएस्ट किसी फंड की बात करूँ तो वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 21.3% के साथ। अगर मैं उसके नीचे बात करूँ, मेरा ये एसेट फ्लेक्सी कैप फंड विद 19.6%। एंड कभी होने वाला एक टॉप फ्लेक्सी कैप फंड या एक स्टार फंड जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो था पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, जो विच इज़ सिटिंग एट 17.8% रिटर्न ओनली। गाइज, अगर देखा जाए तो इसके पीछे दो रीज़न है। इनका AUM बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि इन्होंने अभी इंडियन मार्केट से थोड़ा सा डेविएशन लेके US मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि दैट बेट हैज प्लेड वेरी वेल फॉर देम, बट व्हेन इट कम्स टू असेट मैनेजमेंट इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस बिग फंड। आइडियली कि देयर इज वेरी बिग पोटेंशियल इन इंडिया राइट now, but still it gets very difficult when it comes to managing this big amount of AUM and this big amount of money. वही अगर मैं 5 years के बेसिस पे बात करूँ तो अगेन क्वांट इज द विनर, HDFC इज अ सेकेंड विनर, मिराई इज अ थर्ड एंड पराग पारेख इज अगेन स्टैंडिंग एट फोर्थ। चलो थोड़ा सा अपन इसके रिस्क रिटर्न की बात करते हैं और एक स्कोरिंग भी हम लोग यहाँ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न और एक एक्सपेंस रेशो, शार्प रेशो, जो कि एक रिस्क रिवार्ड का फैक्टर हमें बताता है और रिस्क फैक्टर भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। सो अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, जहां मुझे रिस्क कम से कम चाहिए, रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा, सो ऑब्वियसली आई कैन सी मेरे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर इसके साथ क्वांट के 7.0 स्कोर के साथ आता है। बट वही अगर मैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की बात करूं तो HDFC और मिराई ने रिटर्न ज़्यादा दिया है, बट व्हेन इट कम्स टू रिस्क, पराग पारेख ने अपना जो अलोकेशन रखा है या जो जिस हिसाब से फंड मैनेज किया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। बट क्वांट को हम नंबर 1 इसीलिए कहते हैं, हालांकि हाँ, इट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस एट ऑल एंड आई एम ऑल्सो नॉट इन्वेस्टेड इन एनी क्वांट फंड इफ इट कम्स टू म्यूचुअल फंड। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो रेटिंग और जो एनालिटिक्स हम कर रहे हैं उसके हिसाब से रिस्क हमारा यहाँ पे कम हो जाता है और 1 ईयर 3 ईयर 5 टाइम फ्रेम पे रिटर्न भी ज़्यादा हो जाता है और शार्प रेशो भी हमारा यहाँ पे ज़्यादा है। अगर मैं छोटा सा एक फुल मैट्रिक्स की बात करूँ विथ रिगार्ड्स टू AUM, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जो AUM है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज 78,000 करोड़। व्हेन इट कम्स टू क्वांट इट इज़ वेरी लेस एट 5,128 करोड़। ये जो डेटा है ये 31 मार्च के हिसाब से, क्योंकि सेबी हमें 3 महीने पुराना डेटा यूज़ करने के लिए बोलती है सो दैट किसी तरह का सोलिटिशन ना हो पाए एंड वी टोटली रिस्पेक्ट इट। वहीं पे अगर मैं एक रेटिंग्स की बात करूँ व्हेन इट कम्स टू रिस्क, अभी देखो क्वांट के मोस्टली फंड्स में ना रिटर्न ज़्यादा है, बट आपको समझना पड़ेगा कि उनका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं रिस्क मेट्रिक की बात करूँ तो आप देख सकते हैं रिस्क इज एट ऑलमोस्ट हायर देन ऑल अदर फंड्स दैट आर अवेलेबल हियर। वही अगर मैं स्पेसिफिक शार्प रेशो के हिसाब से बात करूं तो शार्प रेशो जो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स आप देख सकते हैं, 2.01 है क्वांट फ्लेक्सी कैप का, 1.74 है सेकेंड हाईएस्ट HDFC फ्लेक्सी कैप, जो मुझे थोड़ा मेरे हिसाब से काफ़ी सही लगता है। उसके बाद रोशी जैन इज़ द वन हु इज़ मैनेजिंग दिस फंड एंड शी इज़ मैनेजिंग ब्यूटिफुली। आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर their work. So when it comes to AUM, as we have discussed, it is very higher at for Parag Parekh, and but still they are also managing well क्योंकि इनका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी काफ़ी अच्छा अभी तक के हमारे सामने आया है। और अगर एक लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड को हम अक्सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही अज्यूम करते हैं, तो लॉन्गर टर्म में रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा बना है क्वांट की तरफ से ही, दैट इज 29.7%। सेकेंड हाईएस्ट की मैं बात करूँ तो इट इज़ एट HDFC फ्लेक्सी कैप। थर्ड की मैं बात करूँ इट इज़ एट मिराई एसेट एंड फोर्थ अभी समवेयर सिटिंग एट 20.3%, दैट इज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। बट गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू, पास्ट रिटर्न इज़ नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न। तो हो सकता है आने वाले समय में कि जो आज के टॉप परफॉर्मर है वो कहीं ना कहीं नीचे चले जाए किसी रीज़न से, और जो बॉटम कंटेंडर्स है वो कहीं ना कहीं वापस टॉप पे आ जाए जब मार्केट परफॉर्म करना शुरू करे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड। ये गिरते हुए कम गिरते हैं, भागते हुए ज़्यादा भागते हैं। क्या पता आज जो ज़्यादा गिरे है वो कल चल के ज़्यादा भागे और टॉप में अपने या टॉप 2 में या टॉप 3 में अपनी पोजीशन बना ले। सो ऑब्वियसली बिफोर इन्वेस्टिंग डू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फॉर एग्जीक्यूशन यू कैन गेट इन टच विथ
with us. So for a wrap, let me tell you, FlexiCap is a very good versatile dynamic equity fund. बट देखो कैसा है ना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मोर ऑफ इन्वेस्टिंग इन फ्लेक्सी कैप इज़ लाइक आप फंड में कम इन्वेस्ट कर रहे हो और फंड मैनेजर पे ज़्यादा बेट कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द विनिंग्स कम्स फ्रॉम फंड मैनेजर इटसेल्फ। वरना अगर आपके कोर पोर्टफोलियो में अगर आपको एक अच्छा कंटेंडर चाहिए, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि फ्लेक्सी कैप एक अच्छा परफॉर्मेंस या अच्छा फंड हो सकता है फॉर कमिंग नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स विद अ लॉन्गर होल्डिंग पीरियड। बट हाँ, एक इसके साथ रिस्क भी आते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया है कि इंडेक्स फंड एक अच्छा प्ले करते हैं और फ्लेक्सी कैप काफ़ी टाइम कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पाते, परफॉर्म तो करते हैं पर कंसिस्टेंट नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में सिर्फ फ्लेक्सी कैप होना एक बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। बट हाँ, इसको अगर आप बाकी फंड्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करें तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है। थैंक यू सो मच टिल टाइम, डू सब्सक्राइब अस, डू लेट अस नो इन द कमेंट योर व्यूज एंड डू कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।